हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं हम कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। कहते हैं ना कि मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है, मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल देती है। हाँ गाइस, इसलिए हम लोग को मेहनत करते रहना है, कभी छोड़ना नहीं है। क्या पता कब चाबी से हमारे भाग्य खुल जाए। तो चलिए हम लोग जो है गाइस, इसके पहले मैं आपको यूजीसी नेट ज्योग्राफी जो सेकंड पेपर है ज्योग्राफी का जो है प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ। इसके पहले भी मैं और प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा गाइस। तो आज मैं आपको 51 से स्टार्ट करूँगी, तो आप इसको पूरा वीडियो को वॉच करें। 51 क्वेश्चन क्या है। सऊदी अरब क्षेत्रफल में दक्षिणी पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है। दूसरा, अबू धाबी के अंतर्गत अरब अमीरात शामिल है। तीसरा, जॉर्डन का 60% भाग मरुस्थलीय है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, या सी में 2 और 3, या डी में 1 2 3 4। तो गाइज इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक हो जाएगा। केवल एक में क्या बोल रहा है कि सऊदी अरब क्षेत्रफल में दक्षिणी पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है। यह अरब प्रायद्वीप के 80% भाग पर विस्तृत है। यह पूर्णतः राजतांत्रिक देश है, जबकि अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ये अबू धाबी क्या है, राजधानी है। इसके अंतर्गत अबू धाबी, इसके अंतर्गत 7 बड़े अमीरात शामिल है, जिनमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अम्बन, कैवान, अजमान, फजेरा, रास उल खैमाल शामिल है। और जॉर्डन जो है, जॉर्डन पूर्णतः राजतांत्रिक देश है। इसका 90%, यहाँ क्या हो जाएगा गाइस, 90 हो जाएगा। 90% से भी अधिक भाग मरुस्थलीय है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52। इज़राइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जॉर्डन, सीरिया और लेबनान से जुड़ी है। इसकी स्थापना 10 मई 1940 को हुई। सन 1970 में हुए अरब इज़राइल युद्ध में अरब देशों की पराजय हुई। अब बोल रहा है कि उपरोक्त में से क्या है। तो उपरोक्त में से गाइस केवल एक सत्य है। इज़राइल जॉर्डन, सीरिया और लेबनान से घिरा हुआ है। इसकी स्थापना 18 मई 1940 को यानी 1940 को फिलिस्तीन से विभाजन से हुई थी। सन 1967 में हुए अरब इज़राइल युद्ध में इज़राइल विजयी हुआ था, ठीक है। और इसमें इज़राइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गोलन पहाड़ी यानी सीरिया और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है 53। निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है। तो पहला जो है, रूस में स्थित स्टेपी क्षेत्र विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी का लोम्बार्डी मैदान गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जूटलैंड प्रायद्वीप में स्थित इटली डेयरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। डेनमार्क को विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहा जाता है। तो इसमें से गाइस जो है कौन सा बोल रहा है सत्य है। तो जो डी है ना, यानी डेनमार्क को विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। अब देखिए इसमें गलत क्या है। पहला बोल रहा है रूस में, तो यूरोप के यूक्रेन गणराज्य में स्थित स्टेपी क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, यहाँ रूस दिया है तो यूक्रेन में होगा, जिसे विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। जबकि इटली का यहाँ जर्मनी दिया है गाइस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जर्मनी के जगह इटली का लोम्बार्डी गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जूटलैंड प्रायद्वीप में स्थित, ये जो जूटलैंड प्रायद्वीप है में स्थित डेनमार्क जो है, यहाँ इटली की जगह क्या हो जाएगा, डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए, देखिए यहाँ इटली की जगह क्या हो जाएगा, डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो डेयरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहा जाता है, डेनमार्क को। अब चलते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गाइस बी हो जाएगा, यानी 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में। तो जैसे देखिए क्या क्या है। पहला होगा जलोढ़, काली,
सिर्फ एक लाइन से मैं गाइस लिखती हूँ, जैसे जलोढ़, ठीक है, फिर काली, लाल, लैटराइट, जंगली या पर्वतीय, और है फिर शुष्क और मरुस्थलीय, और सातवां है लवणीय, और आठवां है गीली और दलदली, यानी टोटल 8 है। 55 जलोढ़ मृदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए कि यह मिट्टी देश के 50% भाग तथा 18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना और कार्बनिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। उपरोक्त में से कौन सा सही है गाइस? तो केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। देखिए, यानी जलोढ़ मिट्टी में जो पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना और कार्बनिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, ये सही है। अब देखिए ये जो गलत है, क्या बोला यह मिट्टी, तो होगा जलोढ़ मिट्टी देश के 40%, यहाँ पे 40 की जगह क्या हो जाएगा 40% भाग में लगभग 15 लाख, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें रेत, गाद, ठीक है, मृत्तिका यानी क्ले के भिन्न भिन्न अनुपात होते हैं। तटीय मैदान और डेल्टा प्रदेशों में यह प्रचुरता से मिलती है। इसमें पोटास, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, और चूना और कार्बनिक तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। अब हम 56 में चलेंगे गाइस। विचार करने बोला निम्नलिखित कथनों पर। तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, यह बांगर की अपेक्षा कम उपजाऊ है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और यह हर साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी है। तो आप देखिए ऑप्शन उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है, क्योंकि गाइस जो जलोढ़ है ना, जलोढ़ मिट्टी को भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टिकोण से बांगर और खादर में विभक्त किया गया है। प्राचीन जलोढ़ को हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। देखिए, प्राचीन जो जलोढ़ होता है, प्राचीन जलोढ़, उसको हम लोग खादर नहीं, इसके जगह क्या हो जाएगा, इसको बांगर कहते हैं, बांगर। तो जलोढ़ प्राचीन बांगर है ना, प्राचीन को बांगर कहा जाता है। यह बांगर की अपेक्षा, अब बोल रहा है इसमें तो गाइस देखिए 56 में हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या गलती है, जो प्राचीन जलोढ़ है ना, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर नहीं बल्कि बांगर कहते हैं। और नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। जो नवीन है उसको खादर कहते हैं। और यह बोल रहा है कि यह हर साल बाढ़ द्वारा लाई जाती है। कौन? खादर जो है, और बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मिट्टी में नमी धारण करने की बेहतर क्षमता होती है? तो जो काली मिट्टी होती है उसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। क्योंकि देखिए काली मिट्टी में क्यों होती है? क्योंकि ये शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कही जाती है। इसमें कपास, मोटा अनाज और तिलहन जो है, सूर्यमुखी, अरंडी, सब्जी और खट्टे फल की कृषि होती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटास, एल्युमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। अब हम लोग 58 में चलेंगे गाइस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थलीय परितंत्रों में सबसे बड़ा परितंत्र घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव बहुदिशीय होता है। तो उपयुक्त कथनों में कौन से सत्य हैं? तो ना तो 1 सत्य है और ना तो 2 सत्य है, क्योंकि गाइस पारिस्थितिक परितंत्रों में सबसे बड़ा परितंत्र जो है वो किसका होता है? सबसे बड़ा वन परितंत्र होता है। किसका होता है? वन। और अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंधों को खाद्य जाल कहते हैं। इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर प्रवाहित होते हैं। इसलिए
अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में। धान उत्पादन की डेपोंग विधि किस देश में प्रचलित है? तो जो डेपोंग विधि है ना गाइज, वो फिलीपींस और जापान में प्रसिद्ध है। ये धान उत्पादन की डेपोंग विधि जो है वो फिलीपींस जापान में। इस विधि में क्या होता है ना, रोपनी हेतु पौधे 12वें दिन तैयार हो जाता है। मतलब अगर आप आज फसल को रोपते हैं इस विधि से, तो 12वें दिन आपका फसल तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट 60, धान उत्पादन की श्री विधि कहाँ प्रचलित है? तो धान उत्पादन की जो श्री विधि है वो भारत में प्रचलित है। ये कहाँ की है? भारत की है। नेक्स्ट 61, कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ना गाइस, धान उत्पादन की जो श्री विधि है वो भारतीय किसान जो है किसान सुमंत कुमार ने विकसित की थी। तो ये किसने विकसित की थी? सुमंत कुमार ने। इसके तहत धान के कई पौधों को एक साथ न रोपकर एक एक पौधे को अलग अलग रोपा जाता है। इससे अधिक उपज मिलती है। इस विधि का प्रयोग कर किसान सुमंत ने धान उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने चीन की ओर से धान उत्पादन में बनाए गए रिकॉर्ड के मुकाबले प्रति हेक्टेयर 22.4 टन धान की उपज लेकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अब हम लोग 61 में चलेंगे। यूरोप का सबसे उत्तरी छोर केप माइज फ्ली जेली है। सबसे दक्षिण में स्थित यूरोप का छोर पुंटा डे तरीफा है। भौगोलिक रूप से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड को सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 61 का क्या हो जाएगा गाइस? केवल एक, केवल दो, तीन या 1, 2, 3। तो इसमें जो है डी हो जाएगा, तीनों ही सही है। यूरोप प्रायद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये तो तीनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1976 में देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। भारत की नई जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 को की गई और 11 मई 2000 को भारत की जनसंख्या 1 अरब के आंकड़े को पार कर गई। अब इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो बताइए गाइस कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही, डी हो जाएगा। तीनों ही सही है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति बनाने का सुझाव सन 1960 में एक विशेषज्ञ ग्रुप ने दिया था। इसके बाद सन 1961 में योजना आयोग ने जनसंख्या वृद्धि पर कितना 1961 में रोक के लिए कुछ परिपत्र जारी किए। अंततः सन 1976 में देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, जबकि भारत की जनसंख्या नीति 15 फरवरी, ठीक है, कब? 15 फरवरी 2000 को घोषित की गई। इस नीति के लगभग 3 माह बाद 11 मई 2000 को भारत की जनसंख्या 1 अरब के आंकड़े को पार कर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, गन्ना मुख्यतः समशीतोष्ण कटिबंध की फसल है। 2, चुकंदर मुख्यतः उष्ण कटिबंध की जलवायु की फसल है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है, क्योंकि गन्ना जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध हो जाएगा। गन्ना उष्ण कटिबंध का फसल, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की प्रसिद्ध है, जिसका उद्गम क्षेत्र पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया माना जाता है। यूरोप के देशों को इसका ज्ञान अरबों के ने कराया, जबकि चुकंदर मुख्यतः, ये चुकंदर जो है वो क्या है? उष्ण समशीतोष्ण कटिबंध की फसल है। इससे चीनी बनाई जाती है और इसकी कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि कहा जाता है। यानी जो चुकंदर की कृषि को हम लोग यूरोपीय कृषि कहते हैं। ये अभी 64 में चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप धान की खेती के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में धान उत्पादन की अनुकूल दशाएं विद्यमान हैं, और इनमें से कौन सा सही है? 64 का 1,
2, 1 और 2 दोनों, तो इसमें हो जाएगा गाइस 1 और 2 दोनों सही है। धान मुख्यतः एशिया के मानसूनी प्रदेशों में बोई जाने वाली फसल है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में धान उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं विद्यमान है, इसलिए यह क्षेत्र धान की खेती के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार भारत बांग्लादेश के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी, भारी वर्षा और नदियों के जल की उपलब्धता धान के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं। नेक्स्ट में चलेंगे 65 में। देखिए कथन और कारक है। कथन में बोला गया है कि गेहूं पौधों में शीलता बहुत अधिक होती है, कारण यह साइबेरिया से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक पैदा किया जाता है। तो इसमें क्या होगा गाइस, इसका जो है ए और बी दोनों सही है, यानी कारण, कथन और कारण दोनों ही सही है। नेक्स्ट 66 में चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में केकेओ नामक वृक्ष उगते हैं, जिनके फलों के बीजों को कोको कहते हैं। केकेओ वृक्ष का मूल स्थान यूरोप है और क्रीडलो तथा फॉरेस्टो कोको के प्रकार हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा गाइस, उपयुक्त में से कौन सा सही है 66 का? तो 1 और 3 जो है वो सही है, 1 और 3। दूसरा जो है इसमें क्या है, गलत है। देखिए उष्णकटिबंधीय वनों में केकोओ नामक वृक्ष उगते हैं, जिनके फलों के बीज को कोको कहते हैं। इस वृक्ष का मूल स्थान जो है लैटिन अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग है। कोको 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रीडलो होता है और दूसरा फॉरेस्टो होता है। किडलो जो होता है ना गाइस, वो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है और फॉरेस्टो अफ्रीका में पाया जाता है, बस यही डिफरेंस है। नेक्स्ट नंबर चलेंगे 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 67 में क्या बोला, कृषि दक्षता में उत्पादकता के साथ साथ लाभप्रदता को भी शामिल किया जाता है। कृषि भूमि का उपयुक्त उपयोग कृषि भूमि का लंबवत विकास या शस्य गहनता कहलाती है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो 67 का गाइस देखिए 1 और 2 दोनों ही सही है, जो बोला है बिल्कुल सही है, क्योंकि कृषि दक्षता में उत्पादकता के साथ साथ लाभप्रदता को शामिल किया जाता है, अर्थात कितने कम निवेश से कितना अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ एवं उस उत्पादन का बाजार मूल्य क्या है। अतः ये भी संभव है कि अधिक उत्पादकता वाले प्रदेशों में भी कृषि दक्षता कम है। ठीक है, तो भारत जैसे देशों में उपजाऊ भूमि का क्षैतिज विस्तार और अधिक संभव नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि कृषि भूमि पर वर्ष भर में एक से अधिक फसलें प्राप्त की जाए। कृषि भूमि का उपयुक्त उपयोग ही कृषि भूमि का लंबवत विकास और शस्य गहनता कहलाती है। शस्य गहनता मतलब होता है गाइस कुल बोया गया क्षेत्र बाई वास्तविक कृषि क्षेत्र गुना 100 हो जाएगा, 9 में मल्टीप्लाई 100। 68 व्यापारिक पशुपालन संसार के कितने भागों में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा 5 भागों में किया जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में किया जाता है। क्यों, देखिए इसका क्या क्या भाग है। तो उत्तरी अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र है, ठीक है, पहला हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र तथा पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश। दूसरा दक्षिणी अमेरिका का लानोस एवं पम्पास। तीसरा दक्षिणी अमेरिका का वेल्ड। चौथा ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र और न्यूजीलैंड की शीतोष्ण घास भूमि। पांचवा कैस्पियन सागर के पूर्व और अरब सागर के उत्तर का विस्तृत क्षेत्र। अब हम लोग 69 में क्वेश्चन में चलेंगे। उपयुक्त में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 69 में क्या बोल रहा है, शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, विस्तृत प्राकृतिक चारागाह एवं घास भूमि, उत्तम नस्ल के पशु, विरल जनसंख्या घनत्व आदि प्रमुख भौगोलिक कारक है जो दुग्ध व्यवसाय या डेयरी उद्योग का अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। दूसरा है भेड़ पालन के लिए शुष्क एवं शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है जिसमें छोटी घासें उगती हैं। अब बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 69 का? तो ये 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट चलेंगे 70 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल देखिए कितना है, 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर। महाद्वीपों के प्रवाहित होने की संभावना का सुझाव सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर ने सन 1858 में दिया।
एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच न्यू गिनी द्वीप को सीमा समझा जाता है। तो अब उपरोक्त में से कौन सा सही होगा गाइस 70 का? तो इसमें 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि जो है ना एशिया विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल जो है 4,45,4 जस्ट मिनट गाइस, क्योंकि 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के भूभाग का 29.9% है। यानी पूरे संसार का कितना है? 29.9% है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच न्यू गिनी द्वीप को सीमा समझा जाता है। महाद्वीपों के प्रवाहित होने की संभावना का सुझाव सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर ने सन 1858 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 71, निम्नलिखित प्रमाणों पर विचार कीजिए। भौगोलिक साम्यता, ग्लोसिप्टेरस वनस्पतियों के अवशेषों का पाया जाना, छोटा नागपुर पठार में हिमोरों का मिलना, डायनासोर एवं लमिंग मछली के जीवाश्मों का मिलना। तो क्या होगा गाइस? सही है, एक सारे सही है, यानी 71 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 72 में है, एशिया महाद्वीप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सबसे उत्तरी छोर केप मीस ऑर्टिसेजी है। इस महाद्वीप का सबसे पश्चिमी छोर 77 डिग्री 43 मिनट अक्षांश पर स्थित केप मीस सेलुस्किन है। उपरोक्त में से कौन सा सही है गाइस 72 का? तो 72 का जो है ना वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ना तो एक सही है ना तो दो, क्योंकि जो है ना इसमें बोल रहा है एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का सबसे उत्तरी छोर जो है 77 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित मिस्र केप मीस सेलुस्किन है, जबकि इस महाद्वीप का सबसे पश्चिमी क्षेत्र केप मीस ऑर्टिसेजी यानी स्वंगनासा जेमिली है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, पर्वत है और संबंधित देश है। तो गाइस डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि उपरोक्त युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है। 73 का सी हो जाएगा गाइस। क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी 1 और 4 सही है। देखते हैं। फ्यूजियामा जापान, ये सही है। और स्टॉलिन रूस, ये सही है। अब माउंट ब्रासा का क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। माउंट ब्रासा इंडोनेशिया। और तेनसांग बाई पर्वत, इसका थाईलैंड हो जाएगा। नहीं, हाँ, तेनसांग थाई पर्वत थाईलैंड होगा। अभी चलते हैं 74 नंबर में। पर्वत दिया है और संबंधित विशेषता दिया गया है। देखिए, तो जो शयनयान है ना, वो शयनयान देखिए, पहले हम लोग देखते हैं शयनयान यहाँ दिया चीन का सर्वप्रमुख पर्वत फेंसीपान क्या दिया? हिंद चीन का सबसे ऊंचा पर्वत। तो ये भी सही लग रहा है हमको ये। और तो इसका ना गाइस क्या हो जाएगा? 74 का सी हो जाएगा। देखिए सी में क्या है? 1 का, उसके बाद 3 है, तो यानी जो ये सही है, सुमेलित है। शयनयान चीन, उसके बाद फैंसीपान तो हिंद चीन का, इसका क्या हो जाएगा? ये किसका है? देखिए ये 3 नंबर हो जाएगा। हिंद चीन का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद है सारामती शिखर हो जाएगा म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत। उसके बाद है नेक्स्ट कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी, तो ये होगा इराक का सबसे ऊंचा पर्वत। और हिमालय तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। तो हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया के 90% वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा है। संसार की सर्वाधिक वर्षा मानसून में होती है। मध्य एशिया और मंगोलिया तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया के कुछ भागों में शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ये तीनों ही सही है गाइस। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3।
निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित रेगिस्तानों का उसके क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम निर्धारित कीजिए। यानी देखिए घटते हुए क्रम में करना है। इसमें दिया अरब, रब अल खाली, काबीर, काराकुम और गोबी। तो घटते क्रम में कौन सा कूट हो जाएगा गाइस? 76 का सी हो जाएगा। पहले 76 का क्या होगा? सी होगा। इसमें सबसे पहले हो जाएगा अरब। तो अरब जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में है और ये 23 करोड़ 23 लाख जस्ट मिनट। तो गाइस इसमें क्या ना, अरब जो है सबसे पहले अरब होगा 23,23,000 वर्ग किलोमीटर में है। तो एक नंबर में अरब हो जाएगा 23 करोड़। नेक्स्ट दूसरा है गोबी, जो मंगोलिया, चीन के मंगोलिया में है। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा 2 नंबर में हो जाएगा गोबी, मंगोलिया में है। इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद है रब अल खाली, 3 नंबर में आ जाएगा क्या? रब अल खाली, जो इसमें क्या है 6,50,000 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद है काराकुम, काराकुम जो है 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में है। और कावीर ये हो जाएगा 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में है। यानी ये काराकुम जो है ये तुर्कमेनिस्तान में है और कावीर जो है वो मध्य ईरान में है। तो दोनों का सेम ही है, जो किलोमीटर वर्ग किलोमीटर सेम है। अब चलते हैं 77। अवरोही निम्नलिखित देशों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम क्या होगा? तो देखिए चीन दिया है, भारत, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और कजाकिस्तान। तो गाइस सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले 1 नंबर में क्या होगा बताइए? चीन हो जाएगा। 2 नंबर में क्या होगा? भारत होगा। 3 नंबर में क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। 4 नंबर में सऊदी अरब तो है ही, और 5 नंबर में इंडोनेशिया। तो देखिए उस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो देखिए बी सही होता है, 1 2 5 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क है। तो 78 में क्या बोल रहा है गाइस? उसके बाद है 3 नंबर, सभ्यता का पालना एशिया की नदी के मैदानों की उपमा है। तो इसका ये तीनों ही क्या है? सही है। 79 में है, एशिया रूस समेत एशिया का केवल 17% भूभाग कृषि योग्य है। एशिया में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि भारत में है। एशिया महाद्वीप की 2/3 जनसंख्या मंगोलिया निर्जाति से संबंधित है और चीन की 94% जनसंख्या हॉन चीनी से संबंधित है। तो गाइज इसमें कौन सा सही है 79 का बताइए? तो इसमें क्या है? सारा ही सही है 79 में, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झील है और संबंधित क्षेत्र है। तो देखिए अरल सागर दिया है। अरल सागर कहाँ है? अरल सागर का क्या होना चाहिए? देखिए अरल सागर कहाँ है? कजाकिस्तान में है। बालखस झील, बालखल झील कंबोडिया में है। टोनले लेक, जो टोनले लेक है वो कहाँ है? और सॉरी, अरल सागर रूस में है गाइस। अरल सागर क्या हो जाएगा? जस्ट मिनट। अरल सागर रूस, बालखस झील कजाकिस्तान, टोनले लेक कंबोडिया और ईशुक पुल किर्गिस्तान। तो उस अनुसार देखिए आपका जो है ऑप्शन क्या होना चाहिए? 80 का सी होगा। यानी 1 और 4 जो देखिए वो सही है। यानी ईशुक पुल जो है किर्गिस्तान, ये सही है, 1 का सही है, बाकी गलत था। दक्षिणी दोलन सूचकांक SOI, जिसको बोलते हैं साउथर्न ऑसिलेशंस इंडेक्स, क्या है? तो ये क्या है गाइस? ये ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट डार्विन और फ्रेंच पोलिनेशिया के
ताहिती के बीच वायु दाब के अंतर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये जो है गाइस बोल रहा है दक्षिणी दोलन सूचकांक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट डार्विन और फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती के बीच वायु दाब के अंदर से संबंधित सूचकांक है। जिस वर्ष पेरू के तट पर अल नीनो प्रति विषुवत रेखीय गर्म सागरीय धारा का जन्म होता है, उस वर्ष जो होता है दक्षिणी दोलन सूचकांक नकारात्मक होता है। नकारात्मक SOI जो है वो प्रशांत महासागरीय वाकर शेल को कमज़ोर करता है, जिससे हिंद महासागरीय वाकर शेल शक्तिशाली हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हैडली शेल भारतीय भूभाग से विस्थापित हो जाता है एवं मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति सामान्यतः 2 से 5 सालों में ही उत्पन्न होती है। अब हम 82 क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय मौसम वैज्ञानिक वसंत गोवारिकर ने मानसून की भविष्यवाणी हेतु कितने सूचांकों का मॉडल दिया था? तो इसका हो जाएगा गाइस 16 का दिया था। कितना का दिया था? 16, क्योंकि है ना जो वसंत गोवारिकर एक प्रसिद्ध भारतीय मौसम वैज्ञानिक हैं। इन्होंने मानसून की भविष्यवाणी हेतु 16 सूचकांकों का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें तापमान के 6, वायु दाब के 5, यानी टेम्परेचर देखो गाइस, टेम्परेचर का 6 था। ठीक है, प्रेशर वायु दाब का कितना था? 5, पवन तंत्र का यानी विंड का कितना? पवन तंत्र का 3, हिमछादन, ठीक है, हिमछादन का क्या था? 2 सूचकांक शामिल है। इनमें अल नीनो तापमान एवं दक्षिणी दोलन सूचकांक वायु दाब का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यद्यपि ये मानसून पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं, परंतु अन्य सूचकों का भी मानसून की उत्पत्ति पर असर रहता है। चलिए नेक्स्ट 83 चलते हैं। मानसूनी पवनें 1 जून तक केरल तट पर पहुंचती है, 28 जून तक पूरे भारतीय महाद्वीप को प्रभावित कर देती है। तो गाइज इसमें जो है ना केवल 1 सही है, ठीक है, और 2 जो है वो गलत है, क्योंकि भारत में मानसूनी पवनें 1 जून तक केरल तट पर पहुंचती है, 13 जून तक मुंबई और कोलकाता पहुंच जाती है और 15 जुलाई तक ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित कर देती है। अब 84 में चलेंगे। 1 सितंबर के आरंभ में उत्तरी पश्चिमी भारत में मानसून पीछे हटने लगता है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। तो उपरोक्त में कौन सा कथन सही है गाइस? तो मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वर्तन। इसमें देखिए 1 और 2 दोनों सही है। 11 सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत में मानसूनी पवनें पीछे हटने लगती है और 15 अक्टूबर तक ये दक्षिणी भारत को छोड़ शेष भारत से निर्वर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। अब 85 में चलेंगे हम लोग। बांस, बेंत, रबर आदि के वृक्ष उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में अत्यधिक चराई एक प्रमुख समस्या है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है गाइस? तो केवल 2 सही है। इसका क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, क्योंकि जारुल, बांस, बेंत, रबर आदि वृक्ष के जो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों में पाए जाते हैं, ये वन 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति हैं वो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। यहाँ ऊंचे पेड़ों का अभाव रहता है। शुष्क सीमांत के ये वन कटीले वनों और झाड़ियों में बदल जाते हैं। अत्यधिक चराई यहाँ की मुख्य समस्या है। अब चलेंगे सागौन, सखुआ, शीशम और चंदन के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। कौन सा होगा गाइस? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब 87 देखेंगे। मसालों के बागों के लिए किस प्रकार के वन प्रसिद्ध हैं? तो मसालों के बागों के लिए जो है वो उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन जो है वो प्रसिद्ध है। क्योंकि देखिए मसालों के बागों के लिए ये वन क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये वन जो है ना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। इसका मुख्य प्रदेश जो है सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट,
शिलोंग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है। नेक्स्ट 88, रबर और सिनकोना ब्रिज कहाँ मिलते हैं? तो ये रबर और सिनकोना ब्रिज ऑप्शन देखिए कहाँ मिलते हैं, तो ये दक्षिणी सह्याद्री अंडमान निकोबार में मिलते हैं रबर और सिनकोना, क्योंकि रबर और सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों में पाए जाते हैं। इनका विस्तार मुख्य रूप से दक्षिणी सह्याद्री और अंडमान निकोबार में है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के अन्य वृक्षों में महोगनी, आबनूस, जाकल, बांस, बेंत प्रमुख है। इन वनों की लकड़ियां कड़ी होती है और पेड़ की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। तो देखिए लकड़ी यहाँ दिया है, उपयुक्त युग्मों पर विचार कीजिए। लकड़ी है और निर्मित वस्तु है ब्लू पाइन। तो ब्लू पाइन क्या है? तो यह देखिए ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, उपयुक्त कथनों में कौन से सही है? तो यहाँ दिया ब्लू पाइन रेलों के स्लीपर। तो ब्लू पाइन जो है कश्मीर के सिक्किम तक संपूर्ण हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। इससे प्राप्त लकड़ी से रेलों के स्लीपर का निर्माण होता है, यानी एक सही है। वॉलनट, वॉलनट क्या है? देखिए यह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में प्राप्त होता है। इसकी हल्की लकड़ी से वाद्य यंत्रों का निर्माण होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि वॉलनट का क्रिकेट के बल्ले, तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा, ये गलत हो गया। विलो, विलो यह उत्तरी पश्चिमी हिमालय पर पाया जाता है और तथा इसकी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन सिर्फ एक सही है। अब 90 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए गाइस, यानी केवल एक सही है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान किस देश में स्थित है? तो अनुसंधान कहाँ है? फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस के मनीला शहर में। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन। शीत ऋतु में भूमध्यसागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है और पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 8% प्राप्त होता है और पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त अल्प वर्षा भी रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो गाइज इसमें जो है ना 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन सी सही है, क्योंकि देखिए जो शीत ऋतु में पवन प्रवाह उत्तरी पश्चिमी भारत के पूर्वी ओर होता है एवं पूर्वी तटीय भागों में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। ठीक है, इसमें देखिए 2 गलत है बोल रहा है, क्योंकि इस समय मुख्य रूप से भूमध्यसागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। किससे होती है? भूमध्यसागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उष्ण पछुआ जेल पवनों को इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक खींच लाते हैं। पूर्व की ओर बढ़ने पर इसकी मात्रा में कमी देखने को मिलती है, लेकिन इसकी अल्प मात्रा भी रबी के फसल के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसे राजस्थान में मावट कहते हैं एवं इससे औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 3% प्राप्त होता है और यहाँ बोला है 8% प्राप्त होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 92 में। मानसून पूर्व प्राप्त होने वाली वर्षा औसत वार्षिक वर्षा का 10% होती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भारत में लू चलती है, जिससे कई जगह तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है। तो गाइस 92 का देखिए कौन सा सही है? बिल्कुल सही, दोनों ही सही है, जो बोला वो दोनों ही सही है। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 का देखिए, जस्ट मिनट। यहाँ देखिए सूची दिया है, ग्रीष्मकालीन वर्षा का मरुस्थानीय नाम और राज्य दिया हुआ है। तो जैसे चाय वर्षा, तो इसका क्या हो जाएगा? असम में चाय हम लोग जानते हैं असम में होना चाहिए। काल बैशाखी कहाँ होगा? बंगाल। तो देखिए उस हिसाब से 4, 1 देखिए दोनों में। अब दूसरा देखते हैं आम्र वर्षा। आम्र वर्षा कहाँ होगी? आम्र वर्षा जो हो जाएगी वो आपका केरल होगी, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी सही है, 4, 1, 2, 3। जैसे चाय वर्षा असम, काल वैशाखी बंगाल, आम्र वर्षा केरल एंड कॉफ़ी का वर्षा कर्नाटक। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सबसे पहले सन 1890 में वन नीति अपनाई गई। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम सन 1972 से चल रहा है, 1972 से चल रहा है।
तो इसमें क्या होगा गाइज, ये ना तो 1 सही ना तो 2, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1894 में कब हुआ था, 1894 में वन नीति अपनाई गई, जिसके अनुसार वनों की देखरेख के लिए विकास समिति तथा हर प्रांत में वन विभागों की स्थापना की गई। जबकि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो है सन 1976 में से चल रहा है। वनोरोपण को जन आंदोलन बनाना इस नीति का लक्ष्य है। इसमें गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, सूची 1 और 2 है, उपभोक्ता और श्रेणी है, हमको मिलाना है। ठीक है, तो जैसे चूहा, तो चूहा क्या होगा, प्रथम श्रेणी। उसके बाद है मांसाहारी मछली, ये हो जाएगा द्वितीय, यहाँ तृतीय दिया दिए, द्वितीय हो जाएगा। देखिए ये मांसाहारी क्या होगा, द्वितीय। चिड़िया, चिड़िया जो है ये तृतीय श्रेणी का हो जाएगा, क्योंकि जो मरा हुआ रहता है उसको वो खा लेता है। शेर जो है वो क्या होगा, उच्च मांसाहारी हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो इस हिसाब से ऑप्शन देखिएगा बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 96, कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है गाइस, इन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं। जो कुछ जंतु जब दूसरे जंतु का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो इसे प्रीडेटर्स कहते हैं। गाइस देखिए, पता है हमको कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि 100 क्वेश्चन रहता है। तो इसके पहले का मैंने 25 करके 2 वीडियो में करवाई हूँ। तो मुझे लगा कि अगर आप लोग बैठो, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया, तो मैं 50 क्वेश्चन एक वीडियो में ही इंक्लूड कर दूँ। और इसका डिटेल मैं इसलिए बता रही हूँ गाइस, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो क्वेश्चन बोल रही हूँ उसका जो डिटेल बता रही हूँ ना, उस डिटेल से कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आप पूरा देखें प्लीज़। अब बस जस्ट अब ख़त्म ही होने वाला है। 97 क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। जो जंतु मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें सर्वभक्षी कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है 98, अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं और अपघटनकर्ता के प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। अपघटनकर्ता को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। तो क्या है, दोनों का क्या होगा गाइस, तो 98 में क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कट गया है, तो इसका जो है 98 का सी हो जाएगा। यानी अपघटनकर्ता के अंतर्गत वे जलीय घटक आते हैं जो प्राय उत्पादक और उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इससे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपने भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मृतोपजीवी कवक और जीवाणु आते हैं। तो इसी प्रकार जो है अपघटनकर्ता मृत पौधे एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। यानी 1 और दोनों क्या है, सही है। अब हम लोग 99 में क्वेश्चन में हैं। 99 में क्या बोल रहा है, यूराल का सबसे पश्चिमी छोर कोवोडोटोका है। यूराल पर्वत का पोलानी भाग जो 60-70 की 20 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, यूरोप महाद्वीप का सबसे पूर्वी छोर है। इजराइल चारों ओर से लेबनान, मीरिया, जॉर्डन और मिस्र से घिरा हुआ है। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया को बाल्टिक राज्य के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, ये सारा ही सही है, 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है। 1911 से 21 के दशक में जनघनत्व में 12 अंकों की वृद्धि हुई थी। सर्वाधिक जनगणना तो सन 2011 के जनगणना के अनुसार जिला उत्तरी पूर्वी दिल्ली है, और सन 2011 जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 जो है इसमें सही है। यानी भारत में 1921 2 और 3 ये सही है, यानी पहला गलत है। 1911 से 21 के दशक में जनघनत्व में ऋणात्मक वृद्धि रही थी। ठीक है, क्या हुआ था, ऋणात्मक वृद्धि रही, और ये वृद्धि क्या हुआ था, माइनस 1.2 की रही थी। कितना, -1.2। यही 2011 के जनगणना का सर्वाधिक घनत्व वाले 2 जिले क्रमशः उत्तरी पूर्वी दिल्ली एवं चेन्नई रहे, जिसका जनघनत्व क्रमशः 37,346 एवं 26,907 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। इसी प्रकार इसी जनगणना अवधि में न्यूनतम जनघनत्व वाले 2 जिले क्या थे, दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में है, और जो सांबा है ना वो कश्मीर घाटी में, ये दोनों थे, जिसका जनघनत्व क्रमशः 1 और 2 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो थैंक यू गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे, क्योंकि शेयर इज़ केयरिंग होता है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू गाइस।